हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VCG की आवाज़ में हम लोग मैथ पेडागोजी का चैप्टर में आपका जैसे गणित शिक्षण के उद्देश्य NCF 2005 वैन हीले सिद्धांत आगमन निगमन विधि इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और ये जो जहाँ तक है ये मेरा महामैराथन क्लास है। इसमें आपका लगभग मैथ पेडागोजी का सारे चीज़ कवर किया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। गणित शिक्षण के उद्देश्य बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना जिससे बच्चे गणित का आनंद लेना सीखे। पहला पॉइंट है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। अगला है बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना। बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को समझें। डेविड व्हीलर के अनुसार देखिए, डेविड व्हीलर क्या कहते हैं कि बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना महत्वपूर्ण है, न कि बहुत सारा गणित जानना। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला है आपका देखिए, ये उद्देश्य के अंतर्गत ही है ये आपका भी। जॉर्ज पोलियो के अनुसार देखिए, जॉर्ज पोलियो ने गणित शिक्षण में क्या उद्देश्य दिए हैं। विद्यालयों में गणित शिक्षण के 2 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला संकीर्ण उद्देश्य। देखिए, ये उद्देश्य रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देता है जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास भी। यह संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित है जैसे माप, अंश, प्रतिशत आदि। इस प्रकार गणित के सीमित उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। ठीक, अगला देखिए क्या उद्देश्य है इनका। दूसरा जो पॉइंट है उसे हम लोग व्यापक उद्देश्य कहते हैं या उच्च उद्देश्य कहते हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या होता है, गणितीय रूप से सोचना, तार्किक चर्चा करना, विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजना, अमूर्तता को समझना, किसी समस्या का समाधान को खोजना, बाल संसाधनों का विकास करना, ये इनका व्यापक उद्देश्य था। ठीक, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसी को हम लोग NCF कहते हैं, NCF। ठीक, NCF का फुल फॉर्म यहाँ आपको दिया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या क्या है ये देखते हैं अब हम लोग। बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। मतलब ये आपका जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या वो क्या है, एक प्रकार का दस्तावेज है। ठीक, एक अगला पॉइंट है उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति। जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF का जो उद्धरण हुआ है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है जो सभ्यता और प्रगति है, इसी से NCF का उद्धरण हुआ है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, मोस्ट पॉइंट अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में। देखिए इसका जो अनुवाद है संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ NCF। मतलब प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, NCF का सिद्धांत। देखिए NCF 2005 के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत हैं। सबसे पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, यह पहला सिद्धांत। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब जो बच्चे रट कर याद करते हैं इससे पढ़ाई को मुक्त कराया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। जो पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक है पढ़ने के लिए वो केंद्रित न रहे, मतलब एक ही केंद्र में न रह जाए। अगला है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। ठीक, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक, ये आपके NCF 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको बाद में देखने में आसानी मिले। चलिए अगले बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है NCF 2005 के अंग। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला है आपका परिप्रेक्ष्य,
दूसरा है सीखना का ज्ञान, यहाँ सीखना नहीं, सीखने का ज्ञान होगा, सीखने का ज्ञान। अगला है आपका तीसरा, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण। पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। ये 5 आपके भागों में बांटा गया है, या ये कह सकते हैं ये 5 भाग हैं एनसीएफ 2005 के। अगला पॉइंट है सॉरी, यहाँ देखिए ये अंग नहीं होगा, ये इन सब की विशेषताएं हैं, विशेषताएं हैं ये, ठीक, ये विशेषताएं हैं एनसीएफ 2005 की। देखिए सबसे इसमें पॉइंट पहला क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ठीक। अगला है शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए। अगला है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अगला है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक होता है, ठीक। अगला पॉइंट है बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, ठीक। अब इसमें और भी अभी है, चलिए आगे इसके आगे देखते हैं क्या है। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाए, बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आशंका रखना गलत है। मतलब अभिभावकों को ये बताना या सख्त संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में ही उसे अच्छे से निपुण बनाना, ये आशंका रखना अभिभावकों को गलत है। अगला पॉइंट है अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छे विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। ये मतलब ये जो तर्कपूर्ण धारणा है, ये इसमें बदलाव लाना जरूरी है, ये बोला गया है इसमें। अगला है खेल आनंद के बाद रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दे। जैसे कोई भी बच्चा कोई भी रिकॉर्ड बनाता है, फिर उसी रिकॉर्ड को उसी को तोड़ने की भावना ऐसा ना पैदा किया जाए बच्चों में। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। अगला है सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। चलिए इसमें अगला देखते हैं, ये लास्ट है शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन करना। बालकों को चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। ये सब जितने भी थे एनसीएफ 2005 की विशेषताएं थी, ठीक। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझिए बेस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैन हिले, वैन हिले में से बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझिएगा और देखिएगा। देखिए वैन हिले के ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत। सबसे पहला पॉइंट कि वैन हिले ने किसका सिद्धांत दिया था, ज्यामिति चिंतन का, ठीक। अब अगला है देखिए वैन हिले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत में यह बताया गया है कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्तर बताए हैं जो इस प्रकार है। देखिए ज्यामिति बच्चों को सीखने के लिए 5 स्तर दिए हैं वैन हिले ने, वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहला स्तर है जीरो, ध्यान दीजिएगा जीरो से शुरू होता है आपका, 1 से ना शुरू होकर जीरो से शुरू होता है। तो स्टेज जीरो इसके अंदर क्या है, जासूसीकरण, इंग्लिश में इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। स्तर 1 विश्लेषण मतलब एनालिसिस। स्तर 2 अनौपचारिक निगमन मतलब इंफॉर्मेशन डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप। स्तर 3 औपचारिक निगमन मतलब फॉर्मल डिडक्शन। स्तर 4 में क्या है, दृढ़ता, राइगर, ठीक। ये आपके 5 स्तर हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप कि पहला स्तर में क्या है, विजुअलाइजेशन, सॉरी जीरो, स्टेज जीरो में विजुअलाइजेशन, स्टेज 1 में एनालिसिस, स्टेज 2 में इनफॉर्मल डिडक्शन, स्टेज 3 में फॉर्मल डिडक्शन, स्टेज 4 में रिगर।
अगला देखिए, अब देखिए स्टेज जो आपका 0 है, विजुअलाइजेशन, इसके अंतर्गत बच्चे क्या सीखते हैं वो देखें। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनका पहचान या क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। अब जैसे देखिए उदाहरण में, समोसे को देखकर त्रिभुज बताना। कोई भी बच्चा अगर समोसा देखेगा तो उसको अगर पूछा जाएगा कि वो किस शेप में है तो बच्चा क्या बोलेगा कि त्रिभुज के शेप में है। रोटी को देखकर उसे गोल बताना, बिस्कुट को देखकर उसे आयत बताना। ये सब स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत 0 के अंतर्गत है। ठीक, अगला स्टेज है आपका स्टेज 1, विश्लेषण। ठीक, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है। इस स्तर में बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण तथा तुलना और वर्गीकरण करने लगते हैं। ठीक, यह सीखने का एक तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीखने का तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि वैन हिले के सिद्धांत में स्टेज में कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा स्टेज 1 के अंतर्गत। उदाहरण में बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। ठीक, अगला पॉइंट है स्टेज 2, इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप। अब देखिए इसमें क्या होता है। इस स्तर में बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। ठीक, और उसके गुणों के आधार पर निचोड़ निकालकर पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न करता है, या कहे उनकी सिमिलरिटी के बेस पे। स्टेज 3 देखिए, फॉर्मल डिडक्शन। देखिए इस स्तर में बच्चा निचोड़ ग्रहण करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि इसे किस तरह से निगमित किया जा सके, अर्थात इसमें बच्चा आकृतियों के फार्मूले ढूंढने लगते हैं। ठीक, आपका आकृतियों के फार्मूले किस में ढूंढने लगेंगे, स्टेज 3 में, ध्यान दीजिएगा। अगला है स्टेज 4, दृढ़ता या रिगर। देखिए इस स्तर में बच्चा अपने ज्यामिति चिंतन के अनुसार खुद से चीज़ें बनाता है। देखिए लास्ट स्टेज में क्या है कि ये खुद अपने जो अभी तक जितना स्टेज में सीखे हैं उसके अनुसार लास्ट वाले स्टेज में बच्चे क्या करते हैं कि खुद से अपना चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। चलिए अगला है, अब आप देखिए, अभी देखें आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है। देखिए आगमन विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। ठीक, इसका मतलब आगमन, ठीक ना। देखिए आगमन आ उ, इसका सीधी बात ट्रिक समझने का। देखिए आ और उ, ठीक ना। आ मतलब आगमन, उ मतलब उदाहरण। तो सबसे पहले क्या आएगा, उदाहरण से नियम। इसका मतलब आ उ का मतलब क्या हुआ, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब सबसे अगला पॉइंट है, यह छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है व्याकरण शिक्षण हेतु सर्वोत्तम विधि। इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। देखिए आगमन विधि को क्या कहा गया है, व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि। अगला है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे सूत्र प्रणाली या संश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं। थोड़ा सा आगमन में आपका क्या होता है, उसे विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर विश्लेषण विधि आपका आ गए तो समझिएगा कि आगमन विधि के बारे में बोला गया है। और हाँ, निगमन विधि को संश्लेषण प्रणाली या संश्लेषण विधि कहा जाता है, या सूत्र प्रणाली। ठीक, देखिए निगमन विधि में पहले नियमों का ज्ञान कराया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला दिया जाएगा, ठीक, फार्मूला, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फार्मूला फिर क्वेश्चन। अब इसका शॉर्टकट याद करने का पता ही है। देखिए नी इसमें भी है
और नि इसमें भी है। तो सबसे पहला चीज़, अगर निगमन आया तो नियम, ठीक, निगमन नियम, नियम देके फिर आपसे उदाहरण दिया जाएगा, ठीक। अगला है इसमें, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। वो देखिए, वो शिक्षक केंद्रित नहीं था, वो विद्यार्थी केंद्रित था, यह शिक्षक केंद्रित था, ध्यान दीजिएगा। अभी आप पहले देख लीजिए, यह छात्र केंद्रित यहाँ लिखा हुआ है, यह देखिए यह छात्र केंद्रित है, ठीक। और इसके बाद ये आपका क्या है, शिक्षक केंद्रित, दोनों में अंतर, ठीक। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। इस विधि का प्रयोग गणित और विज्ञान शिक्षण में किया जाता है, ठीक। ये हो गया आपका निगमन विधि। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। धन्यवाद।